पहले सब कुछ रिवाइज करेंगे, फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे। वी आर स्टडिंग एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट बना था 2008 में। हम लोग रिवाइज करना शुरू करते हैं फ्रॉम डेफिनेशंस। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब पहली बार जब हम पढ़ते हैं हम ब्रॉडली चीजों को समझते हैं, उसके मेन चीजों के ऊपर नजर जाती है। बट जब हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट जो मिस हो जाते हैं वहीं से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो और ज्यादा डेप्थ में हमने हर बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले पॉइंट, एड्रेस की डेफिनेशन क्या है। तो ये जो एड्रेस की डेफिनेशन है ना, ये उन्होंने एलएलपी के एड्रेस का नहीं बताया, ये उन्होंने सिर्फ किसका बताया है, पार्टनर का एड्रेस क्या हो। तो कहते हैं एड्रेस ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी विल बी, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, एंड अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, हमने स्पेशली चार्ट बनाया, 2(1)D में बताया हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कोई भी कंपनी या एलएलपी जो कि इंडिया में बनी या फिर आउटसाइड इंडिया बनी। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, सी वर्ड से हमने 3 एक्सेप्शन याद की। कोई भी कॉर्पोरेशन सोल, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। थर्ड वर्ड, बिजनेस क्या होता है, कोई भी ट्रेड प्रोफेशन, कोई भी चीज एक्सेप्ट अगर किसी चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 2(1)L, ये सेक्शन भी हमने याद किया है। 2(1)L में हमें बताया गया कि आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। सेम बात ही कंपनीज एक्ट के 2 सबसेक्शन 42 में बताई गई, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट जब कोई नई एलएलपी बनी है तो उसके लिए होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 31 मार्च। बट अगर इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुई है तो उस केस में नेक्स्ट टू फॉलोइंग ईयर, तो जो 31 मार्च आने वाली है उसके नेक्स्ट ईयर वाली 31 मार्च, दैट विल बिकम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब के मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर 18 मंथ्स का हो सकता है। सेम चीज कंपनीज एक्ट में कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर। फॉरेन एलएलपी क्या होती है, 2(1)M, ऐसी कोई भी एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड इंडिया बट वो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। इंडिया में जरूरी नहीं कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे आपकी फिजिकल प्रेजेंस है चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, दोनों में हम क्या मान के चलेंगे, फॉरेन एलएलपी मान के चलेंगे। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है, 2(1)O। एलएलपी अग्रीमेंट एक रिटर्न अग्रीमेंट है जिसमें हमें राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलते हैं, पार्टनर्स के आपस के बीच के राइट्स एंड ड्यूटीज, एंड पार्टनर्स और एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज, दोनों चीजें हमें यहां से पता चलती हैं। 2(1)TA, स्मॉल एलएलपी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन इस साल की देखनी है एट ऑल टाइम्स, टर्नओवर पिछले साल की देखनी है। तो अगर किसी की कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है एंड टर्नओवर अप टू 40 लाख है एंड दोनों कंडीशंस पूरी होनी है तो वो क्या बन जाएगी, स्मॉल एलएलपी। इस लिमिट को गवर्नमेंट के पास पावर है एक्सटेंड करने की अप टू 5 एंड 50 CR। सेक्शन नंबर 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा एलएलपी, इसके ऊपर हमेशा ही एलएलपी एक्ट ही लगेगा, एक्सेप्ट जहां पे गवर्नमेंट खुद बताएगी। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब जहां पे वो खुद हमें बताएंगे कि इस जगह पे पार्टनरशिप एक्ट के रूल फॉलो करने हैं, उसे छोड़ के हमेशा ही हम लोग एलएलपी एक्ट अप्लाई करेंगे। सेक्शन नंबर 5, पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल एंड कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल के केस में हमने 3 बातों का ध्यान रखना है, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर ना हुआ हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, उसने अगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन भी फाइल कर रखी है टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, वो एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए हमें एलएलपी में, 2। अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, प्लीज प्रेस करोगे कैंसिल। अगर कभी भी ऐसा होता है कि सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एक और पर्सन को पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो 6 मंथ्स के बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उस पर्सन की पर्सनल लायबिलिटी होगी। सो इस केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं सेक्शन नंबर 7 में, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत क्यों क्या है वो हमें समझ आता है सेक्शन नंबर 8 से। तो कंपनी एलएलपी एक्ट के सारे कंप्लायंस करने के लिए कौन सा पर्सन लायबल है, डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल है। एंड जो भी पेनल्टीज लगानी है वो पेनल्टीज भी किसके ऊपर लगेंगी,
डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर ही लगेंगे। अब सेक्शन 7 ने हमें क्या कुछ बताया? सबसे पहले बताया एलिजिबिलिटी, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सिर्फ इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। तो इंडिविजुअल चाहे तो खुद बन जाए, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर थी तो उसका नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल है। हर एलएलपी के कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। उन 2 में से कोई एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी पिछले साल में इंडिया में स्टे कितनी होनी चाहिए? 120 डेज। इक्वल टू 120 डेज में चलेगी? यस। तो अगर इक्वल टू 120 डेज है वो भी रेलिवेंट है, मोर देन इक्वल टू। तो आगे से अब आप लोग एक रूल बना के रखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम हमेशा मोर देन इक्वल टू का साइन करें। कहीं पे भी हमें रेजिडेंशियल स्टेटस वर्ड आएगा, हमने हमेशा मोर देन इक्वल टू। इनकम टैक्स एक्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें भी एक पूरा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ओपीसी में भी टॉपिक आएगा, एलएलपी में भी आएगा, फेमा में भी आएगा। मैं सब जगह आपको नंबर ऐसे याद करवाऊंगी कि हमने हमेशा मोर देन इक्वल टू का साइन लगा। डन। मोर देन इक्वल टू 120 डेज। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनता कैसे है। तो जब एलएलपी बन रही थी तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। अगर हमने ऐसे किसी पर्सन को स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे पार्टनर्स को ही क्या मान लिया जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट इनकॉर्पोरेशन होने के बाद फ्यूचर में अगर हम किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, जो कि कहाँ लिखे हुए हैं? एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट अगर कोई बनाना भूल गया तो फिर वो रूल्स कहाँ पर लिखे हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल को फिर हम लोग रेफर करेंगे। जिसे भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हो हमें उसका क्या लेना होता है? प्रायर रिटर्न कंसेंट। यस, रिटर्न कंसेंट चाहिए, चाहे इसमें लिखा नहीं हुआ बट इसका मतलब इंप्लाइज से रिटर्न कंसेंट ही। ठीक है। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिन नंबर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का डी पिन होना चाहिए। पर अगर उसके पास ऑलरेडी डिन नंबर है तो डिन नंबर को भी इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, उस केस में डी पिन की जरूरत नहीं है। दिस इज सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 9 कल हमने रीड नहीं किया था, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 9। एलएलपी, जिस दिन भी कोई वैकेंसी आई, चेंजेस इन डीपी इन वैकेंसी, अगर कोई पर्सन छोड़ के चला गया, कहते हैं एलएलपी वैकेंसी के 30 डेज के अंदर अंदर किसी भी पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी भी टाइम पे कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो हम सारे पार्टनर्स को ही क्या मान लेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता ही है कि अगर किसी भी टाइम पे सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी हम सारे पार्टनर्स को ही क्या मान लेते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर मान। नेक्स्ट, एलएलपी बनती कैसे है, इसे पढ़ने के लिए हम लोगों ने कल 3 सेक्शंस लिए, सेक्शन नंबर 11, 12 एंड सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 11 में हमें एक डॉक्यूमेंट का नाम बताया गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सेक्शन 12 में बोला गया कि आरओसी को जब भी सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे मिल जाए तो उसने 14 डेज के अंदर अंदर सीओआई इश्यू करना होता है। और सेक्शन 15 में बताया गया कि एलएलपी का नाम कैसा होगा। तो सेक्शन 15 आ तो बाद में रहा है पर स्टोरी सारी सेक्शन 15 से शुरू हो रही है। जो भी एलएलपी ने, इसका पहला स्टेप क्या होगा एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन का? वो एक नाम सेलेक्ट करेगी। उस नाम के बारे में 2 रूल। नाम का पहला रूल तो क्या है कि जो नाम है उसके पीछे आपने सफिक्स लगाना है। आप एक्रोनियम भी लगा सकते हो एलएलपी, या फिर फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी लगा सकते हो। सेकेंड वर्ड, जो एलएलपी है उसका नाम किसी क्या नहीं होना चाहिए, किसी के साथ रिसेंबल भी ना करता हो, आइडेंटिकल भी ना तो किसी कंपनी के साथ मैच करना चाहिए, ना ही किसी एलएलपी के साथ, ना ही किसी ट्रेडमार्क के साथ, किसी के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए। क्या पार्टनरशिप फर्म के साथ मैच कर सकता है? तो जो आप लोगों ने समरी चार्ट बनाया था उसमें जाके अपडेट करो। हमने ऐसा कुछ लिखा था कि रिजेंबल नहीं करना चाहिए कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, ट्रेडमार्क के साथ, फर्म के साथ। ये नहीं लिखा, मतलब लिख के काट दो सर। हमने कल क्वेश्चन किया था तो कुछ स्टूडेंट्स को गलती लग रही थी कि मैम ये तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, इसे तो काउंट करना है। हमने रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को भी काउंट नहीं करना। आगे चलें। नेक्स्ट,
जब भी एलएलपी अपना नाम रिजर्व करवाती है तो हम आरओसी को एक फॉर्म फाइल करते हैं। जब हमारा नाम अप्रूव हो जाता है तो कितनी देर तक के लिए मेरे पास रिजर्व रहता है? 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स कहाँ से काउंट करने हैं? डेट ऑफ इंटीमेशन। तो जिस दिन मुझे आरओसी से इंटीमेट किया जाएगा कि हमने आपके लिए नाम बुक कर दिया है, वहां से 3 मंथ्स तक के लिए वो नाम सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ, उस नाम से कोई और एलएलपी नहीं बना सकता। बट कंपनीज एक्ट में ये रूल क्या है? 3 मंथ्स की जगह 20 डेज। पर कंपनीज एक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर 20 डेज में आप बाकी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी नहीं कर पाए हो तो आप उस नाम को एक्सटेंड करवा सकते हो। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी मिल सकती है वहां पे? 60 डेज। तो एलएलपी में रूल है 3 मंथ्स, कंपनीज एक्ट में रूल है 20 डेज प्लस 60 डेज। उसके बाद आया हमारे पास सेक्शन नंबर 11। इनकॉर्पोरेशन होगी कैसे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक हमने पढ़ा कि उसमें कंटेंट आते हैं, और एक हमने पढ़ा कि उसके साथ डिक्लेरेशन लगती है या एक स्टेटमेंट लगती है कि हमने सारे रूल्स फॉलो कर दिए। ये कंटेंट क्या कुछ आते हैं? कंटेंट में हमने एक वर्ड याद किया, एनआरओ। एलएलपी का नाम आएगा, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा, एलएलपी किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई गई हम वो बताएंगे, प्लस पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम भी बताएंगे, एड्रेस भी बताएंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर कौन कौन साइन करेगा? कोई भी एक सब्सक्राइबर साइन करेगा एंड कोई भी प्रोफेशनल साइन करेगा। कौन कौन सा प्रोफेशनल अलाउड है? सीए, सीएस, सीएमए या फिर एडवोकेट। सीएमए या कॉस्ट अकाउंटेंट एक ही बात है। इससे हम जहां पर भी आप अपनी एलएलपी रजिस्टर करवाना चाहते हो उस स्टेट के आरओसी को फाइल करते हैं। सेक्शन नंबर 12, जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो 14 डेज के अंदर अंदर वो हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे और हमें एक सीओवाई देंगे। ये जो सीओवाई है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो अगर कोई भी गलती हुई थी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बट उन्होंने फिर भी मुझे गलती से लाइसेंस दे दिया, उनको वो गलती पता ही नहीं चली, फिर भी जो सीओआई है वो वैलिड है। एलएलपी की एग्जिस्टेंस को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता वंस सीओआई इज गिवन। डन। ये हमारा कल तक का पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 13 बीच में हमने एक टॉपिक पढ़ा कि हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पे हम सारे नोटिस और कम्युनिकेशन भेजेंगे। चाहे अपने एलएलपी को कोई बात इन्फॉर्म करनी है, चाहे एलएलपी के पार्टनर को कुछ इन्फॉर्म करना है, चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर को, आप किसी भी तरीके से पोस्ट भी कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट भी किसी भी तरीके से उन्हें भेज सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज कर रहे हो तो सारा कुछ आरओसी को बताना जरूरी है, ये बात भी हम आरओसी को बताएं। जब एलएलपी बन गई तो उसका अफेक्ट क्या है? एलएलपी बन गई इसका मतलब कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हो गया। इसका प्रिपेचुअल सक्सेशन होगा, ये चाहे तो कॉमन सील रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सीयू कर सकता है, ये सारे पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 17। पहले सेक्शन 17 पढ़ेंगे फिर सेक्शन 16 पे आएंगे। हाँ जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ हेल्प, हमने इंडेक्स भी नहीं अपडेट किया ना अपना। इंडेक्स में कौन कौन से सेक्शंस लिखे हुए हैं हमने? फर्स्ट क्लास में इंडेक्स बनाया था, सेकंड क्लास के बाद हमने इंडेक्स अपडेट नहीं किया। डेफिनेशंस लिखी है सिर्फ, उसके बाद देखो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंडेक्स में अपडेट करेंगे। लॉ में सेक्शंस लिखने का ऑब्वियसली बोनस है। फाउंडेशन में एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करता बट इंटरमीडिएट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको सेक्शंस याद हो। तो पहला इंडेक्स लिखेंगे सेक्शन नंबर 5, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। सेक्शन नंबर 6, मिनिमम पार्टनर्स। जब आप घर जाके रिवाइज करते हो तो ये इंडेक्स आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। इंडेक्स देखो, रिकॉल करो इसमें हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे। सेक्शन नंबर 7, इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर की एलिजिबिलिटी भी, प्रोसीजर भी, दोनों चीजें सेक्शन नंबर 7 में डिस्कस्ड है।
सेक्शन नंबर 12, रजिस्ट्रेशन बाय इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? जब सीओआई मिल जाता है तब एलएलपी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है। बच्चे एचयूएफ एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? कोई अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो मिस्टर ए के 2 बच्चे पैदा हो गए, फर्स्ट चाइल्ड भी पैदा हुआ, अपने आप ही एचयूएफ बन गए, कोई किसी को कोई अग्रीमेंट नहीं करना है। एचयूएफ कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? बोला जाता है कि बाय बर्थ, बाय स्टेटस, तुम्हारा फैमिली में स्टेटस क्या है उसके बेसिस पे कि एचयूएफ क्या हो जाती है, अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? अग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन पढ़ के आए हैं उन्होंने सेक्शन 4 में पढ़ा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, कि जैसे ही दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म बन गई। चाहे ये अग्रीमेंट ओरल अग्रीमेंट, तो जरूरी नहीं कि तुम कुछ रिटर्न में करो। अगर ओरली भी दो लोगों ने अग्री किया कि हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करने लगी। पर कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब कंपनी क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेट। सिमिलरली एलएलपी भी कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब एलएलपी क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेट। मतलब कि अगर मैंने और शगुन ने डिसाइड किया कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे और एक एलएलपी बनाएंगे, अभी एलएलपी नहीं बनी, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भर के आरओसी को दे दिए, अभी भी एलएलपी नहीं बनी। जिस दिन आरओसी से सीओआई मिल जाए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि एलएलपी क्रिएट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया है। सेक्शन नंबर 15, नेम के बारे में। नेम के जो दो हमने रूल्स पढ़े कि यूनिक के आगे हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी, एलएलपी या ट्रेडमार्क के साथ। नेम से रिलेटेड ही 2 सेक्शंस और करने हैं। नेम से रिलेटेड ही है, एक है नेम की रिजर्वेशन और एक है नेम की रेक्टिफिकेशन। तो सेक्शन 15, 16, 17 तीनों ही नेम टॉपिक से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, हाफ सेक्शन। कितनी देर तक के लिए होती है रिजर्वेशन? 3 मंथ्स। पता नहीं क्या हुआ। डन। रिवाइज इसी से करना है, ठीक है। कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16। कहते हैं सेक्शन 15-16 को भूल जाओ, उसमें हमने जो भी तुम्हें बताया। जब आप एलएलपी पहली बार रजिस्टर कर रहे हो या फिर आपने एलएलपी रजिस्टर की है एक न्यू नेम के साथ, अगर एलएलपी इनएडवर्टेंटली मतलब बाय मिस्टेक, नेग्लिजेंस, गलती से रजिस्टर हो गई किसी ऐसे नाम के साथ जो कि आइडेंटिकल है या सिमिलर है किसी एलएलपी के साथ या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन एप्लीकेशन अफेक्टेड बाय सच एलएलपी और ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर और कंपनी एलएलपी को डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना नाम चेंज करो। और एलएलपी को कितनी देर के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा? 3 months फ्रॉम डेट ऑफ सच डायरेक्शन। कहते हैं मान लो गलती से कोई ऐसी एलएलपी बन गई है जिसका नाम किसी और से मैच करता है। लेट से मैंने रिलायंस एजुकेशन लिमिटेड एलएलपी एक कंपनी बना ली, तो आरओसी को पता ही नहीं चला कि रिलायंस नाम से पहले भी कंपनी है, उन्होंने मुझे भी लाइसेंस दे दिया। तो अब इस केस में अगर रिलायंस कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर करेगी कि आप अपना नाम चेंज करो।
ठीक है, होगा क्या, रिलायंस कंपनी किसे कंप्लेन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे ऑर्डर करेगी, एलएलपी को, कि आप अपना नाम चेंज करो। और हमें अपना नाम कितनी देर के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा, 3 मंथ्स के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये जो रिलायंस कंपनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कब कंप्लेन कर सकती है, मतलब मान लो आरएमएस बने हुए 20 साल हो गए, ठीक है, और हमारी कंपनी का नेम भी रिलायंस है, तो मुझे भी बहुत नुकसान होगा अगर 20 साल बाद मुझे अचानक से कोई बोले कि आप अपना नाम चेंज करो। मैंने भी तो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी मेहनत की है, जैसे रिलायंस कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग पे मेहनत की। तो क्या हम किसी को ऐसे पावर दे सकते हैं कि तुम 20 ईयर्स के बाद उसे स्यू कर सकते हो अपना नाम चेंज करने के लिए। कहते हैं कंप्लेन तुम कितनी देर तक कर सकते हो, 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो एलएलपी बनी थी उसके 3 साल के अंदर अंदर, मतलब के अगर रिलायंस एजुकेशन एलएलपी मैंने 2023 में बनाई, तो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है टिल 2026। जब भी ये कंप्लेन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट फिर मुझे ऑर्डर करेगी नाम चेंज करने को, और मुझे उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, ऑन सच चेंज ऑफ नेम, जब मैंने ये नाम चेंज कर लिया, अब मुझे आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना होगा, 15 डेज। आमतौर पे आरओसी को सारा कुछ 30 डेज में बताना होता है, बट यहाँ पे मुझे आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना है, 15 डेज। फिर आरओसी आपको नया सीओवाई देगा, वो नया सीओवाई कितने दिन के अंदर अंदर देगा, 30 डेज, ठीक है। अगर एलएलपी ने कोई भी डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, कहते मान लो एलएलपी ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, मैंने नाम चेंज ही नहीं किया, मुझे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, मैंने कहा इग्नोर करो इसे, तो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो मर्जी नाम रख दे, कहते सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो आपका जो मर्जी नाम रख दे, एंड आरओसी अपने रजिस्टर में आपका नया नेम एंटर कर लेगा, ओल्ड नेम की हो जाए, एंड आपको एक नया सीओआई दे देगा उस न्यू नेम के साथ, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट से मेरा नाम रख दिया एबीसी या XYZ, तो क्या मैं इस नाम को फिर से चेंज कर सकती हूँ, यस। कहते प्रोवाइडेड दैट नथिंग विल प्रिवेंट एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम। आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था इसलिए उन्होंने आपको बोल अपना आपका नाम जो मर्जी अपनी मर्जी से रख दिया, बट फ्यूचर में आप चाहो तो इस नाम को फिर से चेंज कर सकते हो। पक्का क्लियर है सबको, मेरे साथ एक चीज ड्रॉ करो, सेक्शन 17 के पैरेलल, सब लोग सेक्शन 17 के पैरेलल ये नोट्स बनाएंगे। चेंज ऑफ नेम, similar to section 16 of Companies Act। काफी सारा कंपनीज एक्ट तो एलएलपी एक्ट के साथ ही ऐसे कवर हो जाएगा, और तब भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में भी सेम रूल आएगा, कंपनीज एक्ट में सेम रूल आएगा सेक्शन नंबर 16 में, एलएलपी एक्ट में सेम रूल है सेक्शन नंबर 17, ठीक है। अग्रीव्ड कंपनी, अग्रीव्ड मतलब जैसे कंप्लेन है कि भाई मेरा नाम ले लिया, तो अग्रीव्ड कंपनी भी हो सकती है, अग्रीव्ड एलएलपी भी हो सकती है, अग्रीव्ड ट्रेडमार्क का ओनर भी हो सकता है। वो सब लोग कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितनी देर के अंदर अंदर कर सकते हैं, 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जब एलएलपी बनी उसके 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकते हैं कि इनका नाम हमारे से मैच करता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी एलएलपी को टू चेंज नेम। विद इन 3 मंथ्स एलएलपी को नाम चेंज करना होगा, 3 मंथ्स के अंदर अंदर। फिर एलएलपी न्यू नेम सिलेक्ट करेगी, एलएलपी न्यू नेम कितने दिन के अंदर अंदर सिलेक्ट करेगी, विद इन 15 डेज। जब आपको न्यू नेम मिल गया तो आरओसी आपको नया सीओआई इशू करेगा, आरओसी नया सीओआई कितने दिन के अंदर अंदर इशू करेगा, 30 डेज, ठीक है।
एक वर्ड लिखेंगे, कहीं पर भी लिख लो, बस ये वर्ड याद रखना है। जब हमें इस सेक्शन को लिखना होगा तो ये कीवर्ड है कि अगर हमें इनएडवर्टेंस से कोई ऐसा नेम मिल गया, इनएडवर्टेंस का मतलब है नेग्लिजेंस, मिस्टेक, अगर हमें गलती से कोई ऐसा नाम मिल गया है जो कि किसी और के नाम के साथ मैच करता है, या वो प्रोहिबिटेड नेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अनडिजायरेबल नेम है, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। वो लोग कंप्लेन करेंगे और हमें अपना नाम चेंज करना होगा 3 मंथ्स। ठीक है। अब मैंने अभी तक आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सबसेक्शन लिखवाया, थर्ड सबसेक्शन मैंने नहीं लिखवाया। फिर से एक बार रीड करते हैं। कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाएगी या आपकी पुरानी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, आप नया नाम रखना चाहते थे, एलएलपी इज इनएडवर्टेंटली रजिस्टर्ड विद अ नेम जो कि आइडेंटिकल है या सिमिलर है किसी एलएलपी के साथ या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के एप्लीकेशन देने पे एलएलपी को डायरेक्ट करेगी, आप अपना नाम चेंज करो 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्रोप्राइटर है वो कंप्लेन कितनी देर के अंदर कर सकता है? 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी आपका नेम चेंज होगा आप आरसी को 15 डेज के अंदर अंदर बताओगे और फिर आरओसी आपको नया सीओआई दे देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर एलएलपी ने कोई भी डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो मर्जी नाम रख दे, आपको उस नए नाम का सीओआई भी मिल जाएगा। बट अगर आप चाहो तो इस नेम को फिर से चेंज कर सकते हैं। राइट है? पक्का सबको समझ आया? ओके। मैंने ना कल एक क्वेश्चन करवाया था। हाँ जी, प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर करो। हाँ जी, सब लोग ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि एलएलपी को अपना नेम चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सबको लगता है करना पड़ेगा? अदिति, कल तुमने कहा था नहीं मैम टाइम का कोई पॉइंट है। हाँ, पर कल तुमने टाइमिंग के साथ लिंक किया था इसे। आज तुम टाइमिंग नहीं देख रहे हो। कितनी देर के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। हाँ। अदिति, करना पड़ेगा नेम चेंज के नहीं? बाकी सब लोग भी टाइम ध्यान से देख रहे हैं? देखो, वो जानबूझ के तुम्हें फैक्ट्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। कंपनी कब बनी थी? 2000 में। एलएलपी कब बनी है? 2022 में। तो जो आपने 3 साल काउंट करने हैं वो कहां से 3 साल काउंट करने हैं? जब एलएलपी बनी थी। कल तुमने गलत जगह से कैलकुलेशन की थी, इसलिए तुमने आंसर किया कि नहीं मैम अभी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, 3 इयर्स का टाइम निकल चुका है। पर कल हमने ये सेक्शन ही नहीं किया था तो मैंने तभी रेफर नहीं किया। तो जब आपने काउंटिंग करनी है 3 साल की, वो काउंटिंग कहां से करनी है? एलएलपी कब बनी थी? मान लो मैं नाइकी का नाम यूज कर रही हूँ, तो हम ये थोड़ी देखेंगे नाइकी कंपनी कब बनी थी, नाइकी का ट्रेडमार्क कब से है। हम ये देखेंगे मैंने कंपनी कब से बनाई। जब मैंने बनाई उसके 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन की जा सकती है। राइट? तो जब भी अब टाइमलाइन याद करनी है, टाइमलाइन में हमेशा साथ में ये याद करना है कि ये टाइमिंग शुरू कब से हो रही है। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखवाया 3 इयर्स कहां से काउंट करने हैं? एलएलपी बनने से। राइट? बच्चे लेट से मैंने एक एलएलपी के लिए अप्लाई किया, भारत एलएलपी। ठीक है। एंड मुझे लाइसेंस मिल गया। अब मैं इस नेम से काम कर रही हूँ और मैं बहुत फेमस हो गई। एंड कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, उनको ये लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कि गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है क्योंकि नाम में भारत आ रहा है। तो उन लोगों ने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर में आया
कि ये जो नाम है ये तो अप्रूव होना ही नहीं चाहिए था, ये तो अनडिजायरेबल नेम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि लीगली अलाउड ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हमें ये नाम अप्रूव करना ही नहीं चाहिए था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर पास किया कि हमने गलती से आपको अनडिजायरेबल नेम दे दिया, आप अपना नाम चेंज करो। क्या मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा? yes. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चन समझ आया है? मैंने एक नेम अप्लाई किया भारत एलएलपी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में रियलाइजेशन हुई कि ये जो नाम है ये गलत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ये बोल रही है कि आप अपना नाम चेंज करो। विल आई हैव टू चेंज माय नेम? नो। क्वेश्चन बना इस वर्ड से, अपॉन एप्लीकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को बोल ही नहीं सकती। अगर कोई कंप्लेन करेगा, सेक्शन 17 ने बोला कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ कब पावर है, अगर कोई कंप्लेन करेगा। अपॉन एप्लीकेशन, हाईलाइट करो प्लीज इस वर्ड को। कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से भी बोल सकती है। तभी ये नीचे वाला नोट लिखा हुआ है, नीचे वाला नोट पढ़ो सब लोग। सुओ मोटो का मतलब होता है एट इट्स ओन, अपने आप। तो कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट को लगे यार ये क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को लगे एचपी कंपनी का नेम बनता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कि लोगों को तो शायद ये लगता होगा ये गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसे तो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इसका नाम चेंज करो। तो गवर्नमेंट उसे बोल सकती है कंपनी को अपना नाम चेंज करो, बट गवर्नमेंट एलएलपी को नहीं बोल सकती। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम। कहते कोई भी पर्सन आरओसी को अप्लाई कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करके, कि मुझे नाम रिजर्व करवाना है। अगर वो नई एलएलपी बनाना चाहता है तो प्रपोज्ड एलएलपी का नेम, वो पुरानी एलएलपी का नाम चेंज करना चाहता है, चेंज कैसे करना है वो सेक्शन नंबर 17 है। तो चाहे आपने नया नाम अप्लाई करना है तब भी आप सेक्शन 16 वाला फॉर्म फिल करोगे। आपकी ऑलरेडी एलएलपी है, आपने उसका नाम चेंज करना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 16 में जो फॉर्म है उसी फॉर्म को फॉलो करेंगे। दोनों केसेस में हम आरओसी को अप्लाई करेंगे। अगर आरओसी को लगा कि आपका नाम आइडेंटिकल नहीं है, अनडिजायरेबल नहीं है, तो आपके लिए नाम रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन। कंपनीज एक्ट में रिजर्वेशन होती है 20 डेज के लिए, जिसे कि एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 60 डेज। तो ये उन्होंने फाइनल स्टेप्स बताए कि एलएलपी बनती कैसे है। सबसे पहले हम नेम रिजर्व करते हैं, उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं, फिलिप फॉर्म, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है। उसके बाद एलएलपी बनने के बाद एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी बनने के 30 डेज के बाद में देना होता है। ठीक है। अगर ये ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस केस में हमारे ऊपर फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाता है। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट टॉपिक आ गया पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो अगर हमें कोई भी केस स्टडी आती है जो कि पार्टनर्स और उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो हम लोग सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स यूज करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, कहते हैं जब एलएलपी बन गई, जो लोगों का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आ रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो इसके पहले पार्टनर्स होंगे। फ्यूचर में अगर आप कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होती है, एलएलपी में भी एडमिशन हो सकती है, तो कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको? एलएलपी अग्रीमेंट के। बेसिक बात है। सेम वही प्रोसीजर है जो कि हम लोगों ने सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर का पढ़ा। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कैसे बनता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम बताते हैं, नहीं तो जो एलएलपी एग्रीमेंट के रूल्स हैं। बिल्कुल सेम चीज, कहते हैं जब आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया, जो पहले सब्सक्राइबर्स थे वो सारे पहले पार्टनर्स बन गए। फ्यूचर में कोई भी एडमिशन करनी है तो वो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी। सेक्शन 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स और ऑफ पार्टनर्स। एक बार सब लोग रीड करो, मैं बताती हूँ फिर आगे।
हाँ जी। तो तीन चीजें इन्होंने हमें बताई। पहला पॉइंट कहते हैं पार्टनर्स के रिलेशनशिप, पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज हमें कहां से पता चलते हैं? तो पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज हमें कहां से पता चलते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट में। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? यस, कहते हैं आप जब मर्जी एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हो, बट जो भी नया अग्रीमेंट होगा वो किसे बताना है? आरओसी को। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं भी बनाया तो क्या अप्लाई हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल। तो पहले तीन चीजें हमें काइंड ऑफ पहले से ही पता थी। जो भी पार्टनर्स का रिलेशनशिप है वो कहां से डिटरमिन होता है? एलएलपी एग्रीमेंट से, मतलब कि पीएसआर क्या होगी, ठीक है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, ये सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हमें एलएलपी एग्रीमेंट से पता चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स राइट्स एंड ड्यूटीज है, हम इसे जब मर्जी चाहे चेंज भी कर सकते हैं। जब भी नया एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे तो आरओसी को नया एलएलपी एग्रीमेंट भी फाइल कर देंगे। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं भी बनाया तो कौन से रूल्स अप्लाई हो जाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हमें एक केस स्टडी आ सकती है। कहते हैं मान लो कोई अग्रीमेंट हुआ है एलएलपी और उसके सब्सक्राइबर्स के बीच में, एलएलपी बनने से पहले, ठीक है। लेट्स से तीन लोग हैं, तीनों इकट्ठे फ्रेंड्स बने सीए में और इन्होंने प्लान किया कि हम सीए बन के इकट्ठे बिजनेस शुरू करेंगे। इन तीनों ने सीए क्लियर करने के बाद प्लान किया कि हम एक एलएलपी बनाएंगे, ठीक है। अब जो ए है ये सारा आईटी का काम संभाल रहा है, ये किसी पर्सन के साथ इसने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया कंपनी एलएलपी की वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। जो बी है ये सारा इनकॉर्पोरेशन का काम संभाल रहा है, तो सीए से कोऑर्डिनेट करना, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना, जो भी गवर्नमेंट फीस है, ये सारा वो काम कर रहा है। जो सी है वो बिजनेस के मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, तो ऑफिस रेंट पे लेना, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। इन तीनों ने काम करना शुरू कर दिया 1 जनवरी को। आरओसी से सीओआई रिसीव हुआ 25 फेब। रियल लाइफ में ऐसा ही होता होगा ना, लोग काम करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन के लिए एक पर्सन कागज बना रहा होता है। उन्होंने कागज बना के सारे आरओसी को दे दिए। आरओसी से हमें सीओआई किस दिन मिल गया? 25 फेब। अब इस ड्यूरेशन के बीच में 1 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक एलएलपी ने बड़े सारे अग्रीमेंट किए, ठीक है। क्या पर एलएलपी तो उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्या फ्यूचर में ये जो आईटी वाला पर्सन है जिसने वेबसाइट बनाई, ये जो सीए है जिसने ये एलएलपी बनाई, या फिर ये जो लैंडलॉर्ड है जिसने आपको अपना ऑफिस रेंट पे दिया, क्या ये एलएलपी से पैसे मांग सकता है? मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? एलएलपी कब बनी है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे सब? ध्यान दो बच्चे। एलएलपी बनी है 25 फरवरी को, पर एलएलपी बनने से पहले ही एलएलपी के बिहाफ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, उनके पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए। अब जब एलएलपी बन गई तो डेवलपर कहता है वेबसाइट बनाने के पैसे दो मुझे, तो वो ए से पैसे मांगने गया। ए कहता मैं थोड़ी दूंगा, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं सेपरेट लीगल पर्सन हूं, मेरा तो 1/3 शेयर है इसमें, तो जाओ जाके एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे पैसे मांगो। ऐसे ही सीए कहता मेरी फीस तो तुम्हारी एलएलपी बन गई, वो बी कहता कि मैं थोड़ी पैसे दूंगा, मेरा तो सिर्फ 1/3 शेयर है, कि तुम पैसे किससे जाके मांगो? एलएलपी से। सिमिलरली जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है कि रेंट दो, कहता मेरा तो मेरे साथ कोई रेंट अग्रीमेंट नहीं हुआ। सी कह रहा है कि मैंने तो रेंट अग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी किया था, तो तुम जाके एलएलपी से पैसे मांगो। ये तीनों लोग अब एलएलपी से पैसे मांगने आए हैं। क्या एलएलपी ये पैसे देने के लिए लाइबल है? यस और नो? नहीं है ना लाइबल, क्योंकि एलएलपी तो बनी ही थी। एलएलपी तो एग्जिस्टेंस में ही कब आई है? 25 फेब। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे क्या बोला जाता है? मैं अभी लिखवाऊंगी भी सब कुछ। इसे क्या बोला जाता है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। आपके इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही आपके बिहाफ पे कुछ अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या होता है? जिस दिन सीओआई बनेगा मिलेगा उस दिन एबीसी तीनों फ्रेंड्स एक मीटिंग करेंगे। तीनों मीटिंग में बताएंगे कि हमने एलएलपी के बिहाफ पे क्या क्या काम किए हैं, उसमें कितना कितना खर्चा हुआ। तो वो एक कागज के ऊपर लिखेंगे। ए बताएगा मैंने एलएलपी के बिहाफ पे कितना खर्चा कर दिया, बी बताएगा मैंने एलएलपी के बिहाफ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किए, सी बताएगा मैंने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किए। फिर इसे तीनों एक्सेप्ट करेंगे, तीनों अप्रूव करेंगे।
अप्रूव करने के बाद उस डॉक्यूमेंट के ऊपर तीनों के साइन होंगे। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे? एलएलपी के ऊपर। तो अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर लेंगे तो वो सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी बनती है, जब भी कोई एलएलपी बनती है, सीओआई मिलने के बाद जो पहली मीटिंग होती है ना, लेट्स से आप सब लोग मिलके कंपनी बनाओ, आप सीए बन गए, आपने कोई बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया सोचा जोमेटो की तरह, एंड आपने एक कंपनी बनाई। तो जब आपकी पहली मीटिंग होगी, आप सेलिब्रेट करोगे, यार ये देखो सीओआई मिल गया, हम हमारी कंपनी बन गई। फिर आप बताओगे हमने कंपनी के बिहाफ पे क्या क्या काम किए। फिर उसके ऊपर सारे लोगों के सिग्नेचर्स होंगे। अब वो सारे अग्रीमेंट्स आपके पर्सनल अग्रीमेंट्स नहीं है, अब उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? कंपनी या एलएलपी लायबल हो जाएगा। समझ आया? सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अदरवाइज जैसे मैंने केस स्टडी बनाई वैसे केस स्टडी भी आ सकती है। अब ये थर्ड पॉइंट को दोबारा पढ़ो। लिख लें इसे। समझ आया आप लोगों को? एक मिनट, अच्छा क्लियर है? लिखो इसे, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे रेफरेंस दे दो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल सेम रूल ही कंपनीज एक्ट में भी लगेगा। लिखे हम, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर contracts entered into by partners of proposed LLP। अभी एलएलपी बनी नहीं है, एलएलपी प्रपोज्ड है, अभी हमने सिर्फ आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। LLP is liable on such contracts only if in writing। ओरल अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एलएलपी सिर्फ कब लायबल होगी? अगर ये अग्रीमेंट किस में है? राइटिंग में। रेटिफाइड, रेटिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या करना? करेक्ट करना, गलती को ठीक करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि एमओए को क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को रेटिफाई किया जा सकता है? कोई ऐसा अग्रीमेंट जो कि वॉइड एब इश्यू है, नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या माइनर मेजर होके अपने अग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? नहीं। ऐसे हम पढ़ते हैं एजेंसी बाय एस्टॉप रेटिफिकेशन, रेटिफाई की जा रही है कि कोई पर्सन मेरा एजेंट नहीं था, बाद में मैंने उसे वैलिड बना दिया। तो किसी चीज को लीगली करेक्ट करना, पहले कोई चीज गलत थी अब हमने उसे ठीक कर दिया। ठीक है, तो रेटिफाई, रेटिफाइड बाय ऑल। अगर सारे पार्टनर्स इसका कंसेंट, वैसे सारे डिसीजन हम मेजोरिटी से लेते हैं, बट ये डिसीजन हमें मेजोरिटी से नहीं लेना, हमें सबका कंसेंट चाहिए। इफ इट इज रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो सेक्शन 23 में 2 पॉइंट्स एक्चुअली। एक तो पॉइंट है कि पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से पता चलते हैं, और एक पॉइंट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन दो पहले पॉइंट के लिए ही 3 पॉइंट्स बनाए। पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट से, इससे आप जब मर्जी चाहो चेंज कर सकते हो। नया अग्रीमेंट भी हमें आरओसी को फाइल करना है, एंड अगर आपने ये नहीं बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा।
प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं कोई भी अग्रीमेंट अगर राइटिंग में है तो वो वैलिड होगा अगर उसे रेटिफाई कर दिया है सारे पार्टनर्स ने अपॉन इनकॉर्पोरेशन। तो जब आप सीए बन जाओगे, आप अपने क्लाइंट्स की कंपनी बनाओगे, एलएलपी बनाओगे, तो जो उसका पहला बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, पहला अग्रीमेंट साइन होगा, उसमें आप लोग क्या डिसाइड करोगे? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कंपनी या एलएलपी के ऊपर अप्लाई होने वाले। राइट। सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 24, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन ट्रस्ट। सेसेशन वर्ड का मतलब सीज। ठीक है। ऐसा कौन सा केस होगा कि हम कहेंगे अब ये पर्सन हमारा पार्टनर नहीं है, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ एलएलपी? रीड करो, पहले आप लोग रीड करो, फिर मैं लिखवाती हूँ इसे। पूरा टॉपिक रीड करेंगे टिल हियर। रीड किया सबने अच्छे से? और टाइम चाहिए कि हो गया? मेरे साथ नोट डाउन करो, मैं उसके बाद रीड करवाऊंगी। पहले इंडेक्स में भी अपडेट कर लो। सेक्शन नंबर 23, इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 23 में दो बातें हो रही हैं। एक तो बात हो रही है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और एक बात हो रही है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बोला आप एलएलपी अग्रीमेंट को रेफर करो, इसे आप जब मर्जी चाहो चेंज भी कर सकते हो, चेंज करने के बाद आरओसी को इन्फॉर्म करना है, एंड अदरवाइज फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है। कल मैंने यहाँ से रिविजन करानी है, सबको याद हो कि हाँ भाई सेक्शन में क्या ये पॉइंट्स। डन। सेक्शन 24, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? एक केस है वॉलंटरी, तुमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया। एक केस है मैंडेटरी, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? लेट्स से मेरा कुछ सालों बाद मन करे कि मुझे बस नहीं पढ़ाना, आई एम डन, मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं अपने टीममेट्स को बताऊं दैट आई वांट टू लीव एंड आप मेरा कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो और मैंने जाना। सो म्यूचुअल कंसेंट। तो सारे पार्टनर्स आपस में एग्री करेंगे, ठीक है भी एनीवन जाना चाहते हैं तो कोई रिप्लेस कर लेते हैं फैकल्टी। ठीक है। मान लो वो मेरी बात मान ही नहीं रहे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है, मैं फिर भी छोड़ के जा सकती हूँ। उस केस में मुझे नोटिस देना पड़ेगा। मिनिमम कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 30 डेज। ठीक है। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप, या तो आप अपनी मर्जी से छोड़ के जाओगे, मर्जी से भी शायद बाकी पार्टनर्स आपकी बात मान लेंगे, अगर वो नहीं भी माने तो आपको मिनिमम 30 डेज का नोटिस है ना, फिर आप छोड़ के जाओगे। मैंडेटरी, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा अगर डेथ हो गई, अगर एलएलपी ही बंद हो गई। और सेक्शन 5 ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए थे, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो, अनसाउंड माइंड के हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इसी बहाने सेक्शन 5 भी रिवाइज हो जाएगा कि मैम उसमें पार्टनर की एलिजिबिलिटी लिखी हुई थी। ठीक है। तो फिर हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, राइट। सेसेशन इज अफेक्टिव। सेसेशन हो तो गई, पर सेसेशन अफेक्टिव कब से है? क्या लिखा हुआ उन्होंने थर्ड पार्ट में? इफेक्टिव कब से होगी? जब आप थर्ड पार्टी को उसके बारे में बता दोगे या आप आरओसी को डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दोगे। ठीक है। नोटिस टू थर्ड पार्टी और नोटिस टू आरओसी, विच एवर इज अर्लियर। मैं केस स्टडी समझाती हूँ कि इससे केस स्टडी कैसे बनेगी। लेट्स से मैंने आरएमएस एलएलपी छोड़ दी, मैंने सारे पार्टनर्स को बता दिया कि मैं छोड़ के जा रही हूँ और मैंने छोड़ दिया, बट अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो नीरज इंस्टीट्यूट आया और नीरज ने मुझे फीस दे दी, इसने फीस पे करनी थी, इसने मुझे दे दी, मैं पैसे लेके भाग गई। तो क्या थर्ड पार्टी को तो नहीं पता ना कि मैं छोड़ के चली गई हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इसने पेमेंट की मुझे आरएमएस की पार्टनर के बिहाफ पे की, क्या ये पैसे इसे दोबारा देने पड़ेंगे? क्या आरएमएस इससे पैसे दोबारा डिमांड कर सकता है? कहते चाहे आपने छोड़ दिया। ये अफेक्टिव कब से होगा? जब थर्ड पार्टी को पता है। जब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं, उसके ऊपर ये रूल कैसे अप्लाई हो सकता है? तो सेसेशन अफेक्टिव कब से होगी? जब नोटिस है थर्ड पार्टी को। ठीक है। मान लो नीरज ने मुझे बोला कि मैम आप फीस ले लोगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने इससे फीस ले ली। तो अब इसका मतलब कि आरएमएस ने फीस ले ली, आरएमएस कैन नॉट डिमांड इट। बट लेट से रश्मि मैम ने मुझे आरएमएस के बिहाफ पे कोई पेमेंट करनी थी, रश्मि मैम को पता है मैं छोड़ चुकी हूँ, उन्होंने फिर भी मुझे आरएमएस के बिहाफ पे गुड फेथ में पेमेंट कर दी और मैं पैसे लेके भाग जाऊं। क्या इस केस में आरएमएस रश्मि मैम से पैसे मांग सकता है? क्योंकि थर्ड पार्टी को पता मैं पार्टनर नहीं हूं, तो उनके ऊपर मेरी सेसेशन अफेक्टिव हो चुकी है, राइट। ठीक है। पर अब मैं, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक पर्सन को जाके बताऊं कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने आरओसी को लेटर लिख दिया। तो जब आप कोई बात आरओसी को बता देते हो, इट इज अ पब्लिक नोटिस, फिर तो क्या अप्लाई हो जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सबको पता है ना डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो जब मैंने आरओसी को ही बता दिया, इसका मतलब कि सबको पता है। तो सेसेशन अफेक्टिव कब से होती है? अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के पर्सपेक्टिव से पूछो, तो अगर उस पर्सन को पता है तो उसके ऊपर तो तभी से अप्लाई होगी। अदरवाइज सारी दुनिया के ऊपर कब से अप्लाई होती है? जब आपने किसे बता दिया, आर से। क्लियर? आसान।
पर्सन छोड़ के चला गया पर उसके फिर भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं? ही इज लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस एंटर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर। जो भी ऑब्लिगेशंस उसकी क्रिएट हुई थी जब वो पार्टनर था, उसके लिए तो वो अभी भी लायबल रहेगा। फ्यूचर के लिए वो लायबल नहीं। ऑब्लिगेशंस एंटर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर, उसके लिए तो वो अभी भी लायबल है। उसके राइट्स क्या हैं जब कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है? वो पर्सन खुद या उसका लीगल हायर। उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी मांगेगा एंड प्रॉफिट में शेयर भी मांगेगा। तो अगर मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं बोलूंगी अब तक का हिसाब करो, मेरी कैपिटल भी और मेरा प्रॉफिट में जो भी शेयर बनता है मुझे वो दो। एंड पुरानी ड्यूटीज के लिए मैं अभी भी लायबल। ठीक है। बट अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या उसका लीगल हायर बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है कि मेरे पापा पार्टनर थे इसमें, तो क्या उसका कोई बिजनेस में इंटरफेयर करने का राइट है? नहीं। नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। पर अब तुम मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 24। चार्ट बनाए कि वहीं से ज्यादा अच्छे से याद हो रहा है? याद हो रहा है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा लिखने से? है इसका बेनिफिट? नहीं तो हमारी सिलेबस की स्पीड और बढ़ जाएगी अगर हम इसे स्किप करना चाहते हैं तो। नीरज, है जरूरत कि नहीं? है जरूरत? चलो देखो, अभी यहां से पढ़ो सेक्शन नंबर 24, एक बार और पढ़ो। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किया वॉलंटरी, कहते कोई भी पर्सन छोड़ के जा सकता है। एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी रूल्स लिखे थे म्यूचुअली सारे पार्टनर्स के साथ अग्री करके वो छोड़ के जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो वो नोटिस देगा, राइटिंग में नोटिस देगा, कम से कम 30 डेज का नोटिस देगा। मैंडेटरी। शेल, देखो यहाँ पर वर्ड क्या है? मे। और यहाँ पे वर्ड क्या है? शेल। मे का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। शेल का मतलब होता है कंपल्सरी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है। डेथ हो गई पार्टनर की, डिसोल्यूशन हो गई। सेक्शन 5 ने बोला था साउंड माइंड का होना चाहिए, अगर अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन अप्लाई की है। नेक्स्ट, कहते इसका अफेक्ट कब से होगा? जब कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है, फॉर्मर पार्टनर को हम फिर भी क्या मानेंगे? पार्टनर मानेंगे। अनलेस, कब तक मानेंगे? कब तक हम उसे पार्टनर ही मानते रहेंगे? जब तक कि जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहा है उसे ये नोटिस ना हो कि ये छोड़ के जा चुका है, या फिर नोटिस दे दिया वो फॉर्मर पार्टनर ने आरओसी को। तो चाहे आप आरओसी को बता दो चाहे उस थर्ड पार्टी को, जिस भी पर्सन को, विच एवर इज अर्लियर, जब भी पता चल जाएगा उसके ऊपर तब से ही सेसेशन इफेक्टिव हो जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे? उसकी ड्यूटी होगी ही इज नॉट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑब्लिगेशंस इंकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। जब वो पार्टनर था उन ड्यूटीज के लिए तो वो आज भी लायबल। वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीजेस टू बी अ पार्टनर, उसका राइट क्या है? अगर वो खुद अभी एग्जिस्ट करता है तो वो खुद, या फिर अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसका लीगल हायर एंटाइटल्ड है, वो एलएलपी से मांग सकता है। क्या मांग सकता है? उसका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था एंड जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर बनता है। पर ये जो भी पर्सन है, ही विल नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर है, सारे टॉपिक्स याद हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। अगर आप एलएलपी का कोई पार्टनर चेंज करना चाहते हो उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 25। कहते पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को ऑफ एनी चेंज इन नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। मान लो मैंने अपना पर्सनल घर का एड्रेस चेंज कर लिया, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी नाम और एड्रेस बताना होता है। हमने हमने पढ़ा था ना इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में
क्या आप डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी नाम और एड्रेस बताओगे? कहते मान लो किसी भी पार्टनर ने अपना नाम या एड्रेस चेंज कर लिया, तो वो 15 डेज के अंदर अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा। जो एलएलपी है वो आरओसी को इन्फॉर्म करेगी। अगर कोई पार्टनर एडिशन हुई है तब भी बताएगी। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तब भी बताएगी। अगर किसी पार्टनर ने अपना नाम या एड्रेस चेंज किया है तब भी बताएगी। तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया, आरओसी को आमतौर पे सारा कुछ 30 डेज में बताना होता है। ज्यादातर केसेस में आरओसी को 30 डेज में इन्फॉर्म करना होता है। तो आरओसी को 30 डेज में हम बताएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप, या किसी भी पार्टनर ने अगर अपना नाम और एड्रेस चेंज किया। आरओसी को प्रेस्क्राइब्ड मैनर, अब ये एक फिक्स फॉर्मेट है जो कि आपने लर्न करना है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी है, तो हम हर फॉर्म का नाम नहीं याद कर सकते। जैसे मैंने एक तो याद करवा दिया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के फॉर्म का नेम है फिलिप, कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का नेम है स्पाइस। पर हम इतने सारे फॉर्म थोड़ी याद कर सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो सब जगह वो बार बार वर्ड यूज करेंगे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करना है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरोगे, मैनुअल फॉर्म है तो मैनुअल फॉर्म भरोगे। जितनी भी उसकी प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करेंगे आईसीआई की लैंग्वेज लेकर आने के लिए अपने आंसर में। उसके ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर कोई नए पार्टनर के बारे में है, तो अगर आपने किसी को भी एडमिट करना है, हमें उससे पहले उसका क्या चाहिए होता है? प्रायर रिटर्न कंसेंट। कहते हैं साथ में क्या अटैच कर देना है? उसका रिटर्न कंसेंट अटैच कर देना। अगर आप नहीं बताओगे तो पेनल्टी लगेगी 10,000 की। जो फॉर्मर पार्टनर है वो ये सारी चीजें आरओसी को खुद बता सकता है, अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है टू बिलीव दैट एलएलपी ये बात आरओसी को नहीं बताएगी। आरओसी उसके बाद कंफर्मेशन मांगेगी एलएलपी से विद रिस्पेक्ट टू सच सेसेशन। अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई 15 डेज के अंदर अंदर, आरओसी विल रजिस्टर सच नहीं। एक बार आप ये पूरा सेक्शन रीड करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर ये समझ आएगा अच्छे से। अर्श रीड करो, बुक से रीड करो ये सेक्शन। डन। देखो बच्चे, ये मैं आपको रियल लाइफ केस ही बता रही हूँ। बरनाला में एक कंपनी थी। ये कंपनी का केस है, मैं एलएलपी का बना के बता रही हूँ। ठीक है। तो पंजाब की किसी सिटी में कोई कंपनी है जो कि रियल एस्टेट का काम करती है। उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसमें से कुछ पार्टनर्स कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जेड को पता है कि लीगल एक्शन होगा, और ऑब्वियसली लीगल एक्शन तो सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट ही होगा। जेड इस फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारे पार्टनर्स मिलके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में फ्रॉड कर रहे हैं। तो जेड ने सोचा कि अगर मैं अपनी लाइबिलिटी से बचना चाहता हूँ, मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो जेड ने रिजाइन कर दिया और उसने एलएलपी को इन्फॉर्म कर दिया। अब आइडियली तो क्या होना चाहिए? जब जेड ने छोड़ा, एलएलपी को फर्दर किसे बताना चाहिए? आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर बताना चाहिए। पर आरओसी बता ही नहीं, एलएलपी लेटर ही नहीं लिख रही।
एलएलपी बता ही नहीं रही है आरओसी को। तो जब तक एलएलपी आरओसी को नहीं बताएगी, क्या थर्ड पार्टीज के लिए जेड पार्टनर माना जाएगा? यस। क्योंकि अभी हमने सेक्शन 24 में पढ़ा कि सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप अफेक्टिव कब से होती है, जब आरओसी को पता चल जाए या थर्ड पार्टी को पता चल जाए। अब पब्लिक एट लार्ज को बताने के लिए आरओसी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो ये पर्सन मेरे से पूछने आया कि क्या करूं, मैं अपनी लीगल ड्यूटी से कैसे बचूं। तो सीएस भी ना एक्चुअली भूल जाते हैं कि हमने इतनी डेप्थ में इतने छोटे छोटे रूल्स याद किए हुए हैं। मैं बाई चांस पढ़ाती हूँ तो मुझे याद था कि तुम्हारे पास राइट है, तुम खुद भी आरओसी को बता सकते हो। मेरे फ्रेंड को ये याद नहीं था। इस चीज की उसने 4 to 5 लाख फीस चार्ज की, क्योंकि वो सामने वाले पर्सन का फायदा इतना हो रहा था। कहता कोई बात नहीं, मैं अपने आप आरओसी में तुम्हारा काम करवा देता हूँ। काम करवाया क्या, उसने इसकी तरफ से ही आरओसी को एक लेटर लिख दिया कि मैंने रिजाइन कर दिया, मेरी एलएलपी ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया है, तुम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लो। सिर्फ इतनी सी नॉलेज का उसने 4-5 लाख चार्ज किया, क्योंकि उसका लीगल इम्पैक्ट सेट के ऊपर बहुत बड़ा था। समझ आई है बात, कि हमने लॉ को रियल लाइफ में यूज कैसे करना है या केस स्टडी कैसे बनती है। तो इसी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बनाया गया। जब कोई पर्सन, कोई भी चेंज आ रहा है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, किसका नाम और एड्रेस चेंज हो रहा है, या कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है, हमने तो किसको बताना है? एलएलपी को। एलएलपी ने किसको बताना है? आरओसी को। और सिर्फ सेसेशन के केस में आपके पास राइट है, पुराना पार्टनर जो है वो नोटिस खुद भी दे सकता है आरओसी को। कब दे सकता है? रीजनेबल कॉज है ये बिलीव कर। अब तुम्हें सेक्शन समझ आएगा कि ये रूल क्यों बनाई, क्यों कि तुम्हारे पास रीजनेबल कॉज है टू बिलीव कि एलएलपी ये नोटिस फाइल नहीं करेगी। तो जेड ने आरओसी को लेटर लिखा कि मैंने एलएलपी को 2 बार बता दिया है, पर एलएलपी आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही है। आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि मैंने ये एलएलपी छोड़ दी है। तो आप प्लीज अपने लीगल रिकॉर्ड्स में ये नेम चेंज कर दो दैट आई हैव स्टॉप्ड बीइंग अ पार्टनर इन दिस। फिर आरओसी क्या करेगा? आरओसी उसकी बात पे विश्वास थोड़ी करेगी। आरओसी एलएलपी को पूछेगी ये पर्सन सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो आरओसी किससे कंफर्मेशन मांगेगी? एलएलपी चाहे तो 15 डेज के अंदर अंदर मना कर दे। एलएलपी की तरफ से ऑब्वियसली कोई जवाब आना ही नहीं था, क्योंकि वो तो पर्सन सच बोल रहा था। तो आरओसी को अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करना पड़ा दैट दिस पर्सन इज नॉट अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। समझ आई है अभी बात? पक्का पूरे अच्छे से क्लियर है? सेक्शन नंबर 25, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, इसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम सब कुछ रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। चेंजेस में इस सेक्शन में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई एडमिट हो रहा है तो क्या होगा, रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, पार्टनर का नाम और एड्रेस चेंज हुआ है, ये सारी तरह के चेंजेस इसमें डिस्कस हैं। एक ही सेक्शन में मल्टीपल पॉइंट्स कवर हो रही है। अगर पार्टनर ने नाम और एड्रेस चेंज किया है, तो वो एलएलपी को बताएगा 15 डेज के अंदर अंदर। अगर पार्टनर ने नेम और एड्रेस चेंज किया, या फिर एडमिशन हुई है नए पार्टनर की, या फिर रिटायरमेंट हुई है, दोनों केसेस में एलएलपी आरओसी को बताएगी 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। अगर एलएलपी में कोई नया पार्टनर आया है तो एलएलपी को खुद ही पता है। लेट्स से मानस और नए फैकल्टी आए, तो आरएमएस को पता ही है ना नए फैकल्टी आए,
पहले मानस सर थोड़ी हमें लेटर लिखेंगे, हम डायरेक्टली आरओसी को बताएं। पर अगर साहिल सर अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, वो तो आरएमएस को नहीं पता, तो पहले साहिल सर आरएमएस को बताएंगे, फिर हम आरओसी को बताएं। तो कहते हैं अगर पार्टनर ने नाम और एड्रेस चेंज किया है, पार्टनर की ड्यूटी बनती है, पार्टनर पहले किसे बताएगा? एलएलपी को। पर एलएलपी ने आरओसी को क्या कुछ बताना है? अगर एडमिशन हुई उसे खुद ही पता है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तब भी उसे पता है, तब तो वो डायरेक्टली बता देंगे। अगर ये वाली चीज है तो आपको पार्टनर से पता चला है, आप ये भी आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। समझ आ गया कैसे बनना? क्यों यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद एडमिशन के साथ आपने क्या अटैच करना है? प्रायर रिटर्न कंसेंट। रिटायरमेंट के केस में फॉर्मर पार्टनर कैन फाइल टू आरओसी if reason to believe that LLP shall not inform। अगर उसे लगता है कि एलएलपी नहीं बताएगी मेरी रिटायरमेंट के बारे में, तो फॉर्मर पार्टनर के पास राइट है, वो डायरेक्टली भी आरओसी। अब इसी से लिंक्ड है थर्ड पॉइंट, फॉर्मर पार्टनर आरओसी को बताएगा, आरओसी एलएलपी से कंफर्मेशन डिमांड करेगी। इफ नो कंफर्मेशन within 15 days, ROC shall register cessation। रिवाइज करें, बहुत कुछ हो गया। लेट्स रिवाइज फ्रॉम सेक्शन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। हम हेडिंग पढ़ेंगे और खुद ही रिवाइज करेंगे, याद रिकॉल करेंगे कि इसमें क्या कुछ। सेक्शन 16 की हेडिंग है रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो हमने ये याद किया कि आप अपना नाम बुक करवा सकते हो 3 मंथ्स के लिए। जब भी आपको कंफर्मेशन आएगा, उस इंटीमेशन होगा, उससे 3 मंथ्स तक के लिए नाम आपके पास बुक। कंपनी की केस में नाम बुक होता है 20 डेज या 60 डेज। 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, नाम को रेक्टिफाई कैसे करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप तो कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कंप्लेन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर करेगी कि आप अपना नाम चेंज करें। फिर उस केस में मुझे 3 मंथ्स के अंदर अंदर नेम चेंज करना है। जो भी मैं नाम चेंज करूंगी मुझे 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना है। तो जहां पे भी 30 डेज नहीं होंगे, आपने अपने आप ही अपने नोट्स में हाईलाइट करना है। आमतौर पे हमने आरओसी को 30 डेज में बताना होता है, पर कुछ काम इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जल्दी बताने को बोला, तो यहाँ पे हमने आरओसी को कितने दिन के अंदर बताना होता है? 15 दिन के अंदर। फिर आरओसी हमें 30 डेज के अंदर अंदर नया सीओवाई दे देगा। अगर मैंने गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट मेरा जो मर्जी नाम रख सकती है और मुझे नया सीओआई भी मिल जाएगा, पर कोई मुझे रोक नहीं रहा कि मैं इस नाम को चेंज नहीं कर सकती। मैं जब मर्जी चाहूं मैं इस नाम को चेंज कर सकती हूँ। जिस भी पर्सन ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, पहले तो कंप्लेन कर ही सिर्फ कौन सकता है? कंपनी, एलएलपी या ट्रेडमार्क काउंट। कितनी देर के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकता है? जब मेरी एलएलपी बनी थी, एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन के 3 इयर्स के अंदर अंदर वो कंप्लेन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 22 एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर। इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है ऊपर एलिजिबिलिटी, पर डिस्कस हो रहा है प्रोसीजर। एलिजिबिलिटी तो हमने सेक्शन 5 में ही पढ़ ली थी।
तो पार्टनर बनने का प्रोसीजर क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे पार्टनर्स हैं। अदरवाइज फ्यूचर में एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है। सेक्शन 23 पार्टनर्स का रिलेशनशिप, इसमें दो चीजें डिस्कस की गई हैं। एक तो डिस्कस किए गए हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स और एक डिस्कस किए गए हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वो एलएलपी अग्रीमेंट से पता चलते हैं। एलएलपी अग्रीमेंट कोई फिक्स चीज नहीं है, आप इसे जब मर्जी चाहो मॉडिफाई कर सकते हो। जब भी इसे मॉडिफाई करोगे आरओसी को इन्फॉर्म कर। अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं भी बनाया तो क्या अप्लाई हो जाता है? फर्स्ट शेड्यूल। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि प्रपोज्ड एलएलपी के पार्टनर्स ने एलएलपी के बिहाफ पे एलएलपी बनने से पहले से ही कर। ये एलएलपी के ऊपर सिर्फ तभी लायबल होंगे अगर दो कंडीशंस पूरी होंगी। पहले तो ये अग्रीमेंट किस में होने चाहिए? राइटिंग में। एंड देन दीज मस्ट बी रेटिफाइड बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, मेजॉरिटी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, जब सब लोग मान जाएंगे। सेक्शन 24 सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। तुम पार्टनरशिप छोड़ के कैसे जा सकते हो? वॉलंटरी, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी छोड़ के जा सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट से जा सकते हो, नहीं तो कम से कम 30 डेज का नोटिस देना है। मैंडेटरी, तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। छोड़ के कब जाना पड़ेगा? डिसोल्यूशन हो गई, डेथ हो गई, या सेक्शन 5 की एलिजिबिलिटी तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, तुम अनसाउंड माइंड के हो गए हो या इंसॉल्वेंट हो गए हो, तुम छोड़ के चले गए। पर ये चीज इफेक्टिव कब से होगी? अगर किसी थर्ड पार्टी को पता है उसके ऊपर तो तभी से अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज जब तुमने आरओसी को बता दिया तब से सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जब तुम छोड़ के गए हो उसके बाद भी तुम्हारे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। तुम्हारी ड्यूटी क्या होती है? तो पुरानी लाइबिलिटीज के लिए, पुरानी ऑब्लिगेशंस के लिए व्हाइल बीइंग अ पार्टनर अभी भी लाइबल हो। तुम्हारा राइट क्या होता है? तुम खुद या फिर तुम्हारा लीगल हायर कैपिटल की कंट्रीब्यूशन भी तुम्हारी डिमांड कर सकता है और प्रॉफिट में शेयर भी डिमांड कर सकता है। एंड वो बिजनेस में भी इंटरफेयर कर सकता है, थोड़ा बहुत कर सकता है। नहीं, वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ही हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस एंड पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में कोई भी तरह का चेंज आ रहा है तो सारी बातें आरओसी को तो बतानी बतानी है। अगर मैंने अपना नाम और एड्रेस चेंज कर लिया, मैं एलएलपी को 15 दिन के अंदर बताऊंगी। एलएलपी के किसी भी पार्टनर ने नाम और एड्रेस चेंज की इन्फॉर्मेशन दी, या एलएलपी में कोई नया पार्टनर आया है या कोई छोड़ के जा रहा है, एलएलपी सारी बातें आरओसी को बताएगी। कितने दिन के अंदर अंदर बताएगी? 30 डेज। आमतौर पर रूल 30 डेज ही है, 1 मंथ नहीं है। एमसीक्यू में ना 30 डेज भी लिख सकते हैं, 1 मंथ भी लिख सकते हैं। तो 30 डेज है, 1 मंथ नहीं है, दोनों का अलग इम्पैक्ट है। उसके बाद जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, किसी को पार्टनर बनाने के लिए पहले उससे क्या लेना पड़ेगा? प्रायर रिटर्न कंसेंट। फिर तभी तुम उसे बोल सकते हो कि ये भी हमारा पार्टनर है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो जो फॉर्मर पार्टनर है, पहली तो उसकी ड्यूटी है कि वो एलएलपी को बताए। बट इफ ही हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट कि एलएलपी आरओसी को नहीं बताएगी तो वो डायरेक्टली भी आरओसी को बता सकता। जब फॉर्मर पार्टनर डायरेक्टली आरओसी को बताएगा तो क्या आरओसी उस पर विश्वास कर लेगी? एलएलपी किससे कंफर्मेशन, आरओसी किससे कंफर्मेशन मांगेगी? एलएलपी से। एलएलपी चाहे तो कितने दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है? 15 डेज। अगर 15 डेज के अंदर अंदर उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो आरओसी रजिस्टर कर लेगा वो चेंज। नेक्स्ट, हमें लग रहा था बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा ही टॉपिक था। सेक्शन 26 हमें पहले से ही आता है। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी बट दे आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में ये वर्ड नहीं यूज होता। आपने 12th क्लास तक या सीए फाउंडेशन तक पढ़ा होगा, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर ईच अदर। पर ये वर्ड हम एलएलपी में यूज नहीं करते हैं। पार्टनर्स आर नॉट सेवरली लाइबल फॉर ईच अदर, they are not jointly liable for it, they are jointly liable but they are not severally liable. Next, LLP की liability क्या हो? Extent of liability of LLP कहते LLP is not bound by an act of partner if LLP पार्टनर के एक्ट के लिए बाउंड नहीं है अगर पार्टनर के पास वो काम करने की अथॉरिटी ही नहीं थी and the person knows that he has no authority or doesn't believe him to be a partner. ठीक है, मान लो किसी पर्सन ने अपनी अथॉरिटी से कोई ज्यादा काम करा। लेट से मेरा आरएमएस में काम सिर्फ पढ़ाने का है, मेरे पास और कोई राइट्स नहीं है। आरएमएस के लैंडलॉर्ड आए और मैंने उनको कहा ठीक है आप रेंटिंग इंक्रीज कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज्यादा रेंट पे कर देंगे। तो क्या एलएलपी इस चीज के लिए लायबल होगी? नहीं। कहते
अगर कोई पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एलएलपी बाउंड नहीं है, एलएलपी इज नॉट बाउंड अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है। ठीक है। पर मेरे लैंडलॉर्ड को कैसे पता कि मेरे पास इस चीज की पावर ही नहीं है? लैंडलॉर्ड को तो क्या पता लगेगा? एक्चुअली तो एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसके सारे काम किसने करने हैं? उसके पार्टनर्स नहीं करने हैं। तो क्या थर्ड पार्टी को पता हो सकता है मेरे क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है? तो इसका मतलब कि एलएलपी लाइबल है। बट अगर थर्ड पार्टी को पता होता कि मेरे पास ये राइट नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि मैं पार्टनर हूं, थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं तो सिर्फ एक टीचर हूं, उस केस में एलएलपी लाइबल नहीं है। ध्यान से पढ़ो, एलएलपी बाउंड नहीं है। अब कब बाउंड नहीं है? कहते एक तो पहले तो अनऑथराइज्ड काम हुआ, पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया जिसके उसके पास पावर ही नहीं है, एंड थर्ड पार्टी को पता है कि उसके पास पावर नहीं है, या थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो पार्टनर है, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग वो पार्टनर ही नहीं है। तो ये टॉपिक एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तुम अग्री करते हो कि नहीं? ध्यान से सोचो, मैं गलत हो सकती हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ, बट डू यू अग्री कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? यस मैम। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है कि थर्ड पार्टी को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी को कैसे पता किस पार्टनर के पास क्या राइट है क्या राइट नहीं? अगर कोई पार्टनर ने अनऑथराइज्ड काम भी कर दिया, एलएलपी लाइबल है। बट अगर उसे पता ही था, नेग्लिजेंस है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स? आपको लास्ट में सबको समझ आया है? क्लियर है कि नहीं? Okay. LLP is liable to any person for wrongful act or omission by a partner in the course of business. Ordinary course of business में अगर पार्टनर ने कोई गलत काम भी किया है, कोई काम करना था और नहीं किया, एलएलपी उसके लिए लाइबल है। जो एलएलपी की लाइबिलिटी है, वो एलएलपी सिर्फ एलएलपी की ही लाइबिलिटी है। एलएलपी की पर्सनल लाइबिलिटी है, एलएलपी के अपने एसेट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, पार्टनर के अपने एसेट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटी। कहते हैं एलएलपी की ड्यूटी के लिए पार्टनर लाइबल नहीं होगा, एलएलपी खुद लाइबल होगी। और एलएलपी की लाइबिलिटी कहां से मीट की जाएगी? आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। तो ये तो हमें पता नहीं क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही तो है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग में हम यही तो लिखते हैं कि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके अपने एसेट्स है, अपनी लाइबिलिटी है, ये अपनी लाइबिलिटी इसके लिए खुद लाइबल। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताना। डी। वेरी गुड। उन्होंने हमसे पूछा क्या कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, कहते लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ का आंसर रीड करो, मैं आगे दिखाती हूँ बाकी का क्वेश्चन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर वुड बी डी। हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया क्लास में? चलो फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ कल इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। अभी एक बार आप मुझे बताओ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और क्या कंक्लूजन होगा।
बन सकते हैं। कोई भी एक पर्सन का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो जो राहुल है वो इंडिया में ही रहता है, दूसरा पर्सन एनआर है। तो राहुल एक दोनों इंडिविजुअल हैं, जिसमें से राहुल इंडिया में रहता है, राहुल नॉन रेजिडेंट है और रहीम रेजिडेंट है। तो ऐसा अलाउड है। ठीक है। फोर्थ, क्या चीज, यहाँ पे हम लोग सेक्शन नंबर 26 यूज करेंगे। ये आंसर तो चलो ठीक है, आंसर तो बेसिक नॉलेज से ही आ जाएगा, बट हम साथ में उन्हें बताएंगे कि हमने ये पढ़ा है कि एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी है वो अपने एक्ट्स के लिए खुद लाइबल है अप टू द अमाउंट ऑफ इट्स एसेट्स, जो पार्टनर्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कल इन दोनों क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, रिवाइज करके आना सब कुछ। थैंक यू।